हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग। क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 8। The directors of a wholesale business have approved the following budget program for 6 months up to 30th June. So ये आपको बजट दिया है। सेल्स जनवरी में 10,000 की होगी, फरवरी 15,000, मार्च से जून तक 25,000 पर मंथ। एक्सपेंसेस सैलरी पर मंथ दिया है। अदर एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग रेंट फॉर 3 मंथ्स है। तो जनवरी से मार्च सैलरी पर मंथ 2,000 होगी, अप्रैल से जून 3,000 होगी। और दूसरे खर्चे, हाँ ये पर मंथ नहीं है, ये फॉर 3 मंथ्स है। तो जनवरी टू मार्च 3 महीने का 2400 होगा, यानी कि 1 महीने का 800 रुपये हो गया। देन सेम वे अप्रैल टू जून इट इज़ 4,500, तो पर मंथ इट कम्स टू 1,500। और ये अदर एक्सपेंसेस में रेंट इंक्लूडेड नहीं है। 1/8 ऑफ ईच मंथ सैलरी, 1/4 ऑफ अदर एक्सपेंसेस वुड बी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हाँ जी, तो सैलरी का 1/8, अदर एक्सपेंसेस का 1/4 हर महीने के एंड में आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, now pay attention now. Rent at the rate of 2,000 per annum is payable quarterly. हाँ 2,000 पर annum है और पेमेंट क्वार्टरली होना है in arrears at 31st March, 30th June, etc. Stock at the end of the month, जनवरी के एंड में स्टॉक 10,000, फरवरी 11,000, मार्च से जून 18,000. New fixed assets will be purchased for 30,000, which will be paid on 31st March. These assets are to be brought into operation on 31st March. तो कुछ नई assets भी खरीदेंगे और उसका पेमेंट मार्च में होगा. Bank overdraft facilities have been arranged up to a limit of 5,000. हाँ, बैंक से ओवरड्राफ्ट कहाँ तक मिल सकता है? 5,000 रुपये तक. The chairman has agreed to subscribe in cash on 31st March for such additional share capital as may be required to keep the overdraft within the limit during 6 months. क्वेश्चन कैश बजट का ही है। अब ओवरड्राफ्ट तो मैक्सिमम 5,000 मिलेगा और चेयरमैन ने एग्री किया है कि ओवरड्राफ्ट को 5,000 तक ही रखना है। तो अगर उससे ज़्यादा कहीं कैश की ज़रूरत है, मतलब कैश शॉर्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा? शेयर्स अप्लाई कर देगा। और वो शेयर सारे के सारे किस दिन लेगा भाई? 31st मार्च को। तो 31st मार्च को इतने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर लेगा ताकि पूरे 6 महीने में कहीं पे भी ओवरड्राफ्ट 5,000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, इट हैज़ टू बी अज्यूम्ड एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट विल कंटिन्यू एंड बी कंप्लाइड विथ। हाँ, मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स की जो हमारी क्रेडिट टर्म्स है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। जीपी इज टेकन एज अ कांस्टेंट रेट ऑफ 20% ऑन सेल्स। बैलेंस शीट ऑन 31st दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर इज एज फॉलोज। ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी है। इश्यूड कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स, चार्जेस अक्रूड दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर सैलरी, फॉर जनरल एक्सपेंस। फिक्स्ड एसेट कॉस्ट 25,000 है, WDV 19,000 है, स्टॉक, डेटर्स, कैश। The trade creditors represents purchase for December of previous year. Now question says बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स है ना, ये जो हमने लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में जो परचेजेस करी थी उसके हैं। अच्छा, क्रेडिटर्स में अगर सिर्फ 1 महीने की परचेज के बराबर ही अमाउंट है, इसका मतलब जो क्रेडिट पीरियड है वो 1 महीना ही है। इसका मतलब दिसंबर वाली परचेज का पेमेंट कब होगा? जनवरी, जनवरी वाला कब होगा? फरवरी एंड सो ऑन। एंड द डेटर्स आगे लिखा है द सेल फॉर नवंबर एंड दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर एट 10,000 पर मंथ। हाँ, नवंबर और दिसंबर पिछले महीनों में 10,000 सेल थी और हमारे डेटर्स जो 20,000 हैं वो नवंबर और दिसंबर की सेल का अमाउंट ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस मतलब डेटर्स जो पैसा देते हैं वो 2 महीने से देते हैं, तो भी बैलेंस शीट में बराबर 20,000 है। तो इसका मतलब नवंबर वाला पैसा कब आएगा? जनवरी में। दिसंबर वाला कब आएगा? फरवरी में। और वो कितना है भाई? 10,000। Depreciation on fixed asset 10% per annum on cost has to be provided. Ignore interest on bank overdraft required. 1.
prepare a cash budget month by month for 6 months to 30th June of the budget year. Prepare budgeted trading and profit and loss account for 6 months and budgeted balance sheet on 30th June. So trading P&L balance sheet सब कुछ पूछा है भाई. हाँ जी. Now तो इस क्वेश्चन में हाँ वो अपन ने जो एक कल क्वेश्चन किया था कैश बजट वाला, उसमें तो क्या था वो क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स वाला पंगा ज़्यादा था. यहाँ पे तो सेल्स दी हुई है, कैश क्रेडिट कुछ नहीं बोला है, यानी कि पूरी की पूरी क्रेडिट सेल ही मानेंगे. और ये भी पता चल गया है डेटर्स से कलेक्शन 2 महीने बाद होता है और क्रेडिटर्स को पेमेंट 1 महीने बाद करना है. तो सेल्स आपको दी हुई है हर महीने कितनी कितनी होगी और उसके हिसाब से जैसे जनवरी की सेल है उसका कलेक्शन कब होएगा, मार्च में. फरवरी वाली सेल का कब होगा, अप्रैल में, एंड सो ऑन. तो सेल्स वाला तो कोई वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है कलेक्शन का. हाँ, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट है दिसंबर का क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग पड़ा है बैलेंस शीट के अंदर. बैलेंस शीट में सिर्फ 1 महीने के ही क्रेडिटर हैं, इसका मतलब उनसे क्रेडिट कितना मिलता है 1 महीने का. तो दिसंबर वाले क्रेडिटर का पेमेंट कब होगा, जनवरी वाले का कब होगा, फरवरी. हाँ, पर अपने को वर्किंग नोट एक बनाना पड़ेगा, परचेजेस कितनी करनी पड़ेगी. सेल दी हुई है हर महीने की, जीपी रेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है. तो प्लस माइनस करके पहले परचेज़ निकालना पड़ेगा. और जनवरी में जो परचेज़ होगा उसका पेमेंट कब होगा भाई, फरवरी, एंड सो ऑन. तो शुरू करिए. वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस. सेल्स जनवरी में 10,000, फरवरी 15,000, हाँ जी, मार्च ऑनवर्ड्स 25,000, लेस जीपी एट द रेट सेल्स का ही है 20% टू गेट कॉस्ट ऑफ goods sold. Add closing stock minus opening stock. कल क्वेश्चन किया था ना, उसमें स्टॉक का पंगा नहीं था. यहाँ पे आपको हर महीने के एंड में स्टॉक कितना होगा पॉइंट नंबर सी में दे रखा है. जनवरी के एंड में स्टॉक कितना होएगा 10,000, फरवरी के एंड में 11, और मार्च ऑनवर्ड्स हर महीने स्टॉक 18,000 ही है. नाउ जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फरवरी का क्या हो जाएगा, ओपनिंग, फरवरी का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग, एंड सो ऑन. नाउ जनवरी का ओपनिंग स्टॉक वो कहाँ से लाएं भाई. जनवरी में ओपनिंग स्टॉक कितना था, है जी. तो दिसंबर वाली बैलेंस शीट दी हुई है, तो 31 दिसंबर का जो क्लोजिंग था वही जनवरी का ओपनिंग है. कितना है भाई दिसंबर वाली बैलेंस शीट में, 9,000 rupees. So you get purchases. तो जनवरी की परचेज 9,000, फरवरी 13,000, 27, 20, 20, 20. तो ये हमारे हर महीने की परचेजेस का कैलकुलेशन हो गया.
ठीक है, अब कैश बजट शुरू करिए भाई। हाँ, ये हो गया भाई कंप्लीट। So, ओपनिंग बैलेंस, हाँ पिछले साल की बैलेंस शीट में कितना था, 2000 रुपीज़। हाँ सिर्फ जनवरी का ही है हमारे पास। हाँ, रिसीट्स, एक तो डेटर्स से पैसा आएगा सेल्स का। हाँ, जनवरी में कौन सा वाला पैसा आएगा भाई, नवंबर वाला, और नवंबर में सेल कितनी हुई थी, 10,000। फरवरी में दिसंबर वाली सेल्स का पैसा, मार्च में जनवरी की, हाँ जनवरी की सेल्स दी हुई है क्वेश्चन में आपको, कितनी, 10,000। अप्रैल में फरवरी वाला 15, फिर हाँ मार्च वाली सेल्स का, जून में अप्रैल वाली सेल्स का। अच्छा, इसका मतलब जून तक अप्रैल के पैसे आए, तो जून के एंड में कौन से अमाउंट ड्यू रहेंगे, मई एंड जून की सेल्स, वो कितनी कितनी थी, 25 और 25, 50,000 डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस रहने वाला है। हाँ जी, सो एक तो डेटर्स से कलेक्शन आ गया। हाँ, रिसीट्स में और क्या क्या है भाई, ढूंढिए। तो सेल्स है, फिर एक्सपेंसेस में सैलरी, अदर एक्सपेंस, रेंट का खर्चा है, फिक्स्ड एसेट खरीदने का खर्चा है, बैंक ओवरड्राफ्ट खैर इसमें तो आएगा नहीं। हाँ, एक वो शेयर इशू करेंगे तो उसका रिसीट आएगा, तो इश्यू ऑफ शेयर्स। हाँ, पर वो पैसा कौन से महीने में आएगा भाई, मार्च में ही आना है। और क्वेश्चन ने दिया है शेयर इतने इश्यू करिए ताकि ओवरड्राफ्ट 5,000 से पूरे 6 महीने में कभी भी 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो अभी अपने को पता नहीं है, बस यही है रिसीट्स। हाँ जी, अब पेमेंट्स में क्रेडिटर्स। हाँ, जनवरी में वो दिसंबर वाले क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा 8,000। फरवरी में हाँ जो अपन ने वर्किंग नोट बनाया, जनवरी में जो परचेजेज हुई उसका पेमेंट होगा कितना, 9,000। मार्च में फरवरी वाला 13, फिर 27, 20, 20,000। हाँ, और क्या खर्चे हैं भाई। अब एक्सपेंसेस में सैलरी। हाँ, सैलरी एक महीने की कितनी है भाई, है जी। सो आपको दिया है सैलरी अप्रैल से जनवरी से मार्च तक 2,000 पर मंथ है। हाँ, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। तो जनवरी की सैलरी 2,000, हाँ पूरी पे हुई है क्या भाई, क्वेश्चन ने उसके जस्ट बाद में लिखा है 1/8 ऑफ ईच मंथ सैलरी रिमेन्स आउटस्टैंडिंग, तो माइनस आउटस्टैंडिंग 1/8 कितना होगा, 250। ये ईयर मंथ एंड में आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा, जो जनवरी के मंथ में आउटस्टैंडिंग है उसका पेमेंट कब होएगा, फरवरी। अच्छा, दिसंबर में भी कोई आउटस्टैंडिंग थी क्या, बैलेंस शीट में देखो क्वेश्चन में कितनी, 250, तो उसका पेमेंट इस बार हुआ होगा। अच्छा, अपन कैश बुक बना रहे हैं, याद रखिएगा पैसे कितने दिए वो चाहिए। पीएनएल में 2,000 आएगा, कैश बुक में आप कहेंगे 2,000 में से 250 पे नहीं किया और पिछले महीने का 250 पे किया, तो जनवरी में पेमेंट कितना होगा, 2,000। हाँ, फरवरी में भी यही हिसाब रहेगा।
अच्छा, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर सेम हो, अच्छा सुनो, खर्चा अगर हर महीने का सेम है और ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी सेम है, तो जितना एक्सपेंस है उतना ही क्या होगा पेमेंट, क्योंकि इस बार का 1/8 पे नहीं करोगे तो पिछली बार का 1/8 पे करोगे, और इस बार का 1/8 और पिछली बार का 1/8 अमाउंट क्या है, सेम। तो जनवरी में भी 2000, फरवरी में भी 2000, मार्च में भी 2000। हाँ, पर अप्रैल में स्टोरी चेंज होगी। अप्रैल में सैलरी बढ़ के कितनी हो चुकी है, 3000। अब 1/8 आउटस्टैंडिंग रहेगी ईयर एंड मंथ एंड में कितना, और जो मार्च वाली 250 का पेमेंट करोगे, हाँ मार्च वाली आउटस्टैंडिंग तो 250 ही थी, तो अप्रैल में आपका जो पेमेंट है वो 2875 होगा। हाँ, उसके बाद जहाँ तक मई की बात है, मई में वापस हिसाब वही हो जाएगा 3000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी 375, और अप्रैल वाला ये 375 पे करोगे तो पेमेंट विल अगेन भी 3000। ओके, तो जिस महीने अपनी वो सैलरी चेंज हुई उस महीने का एक बार आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग चेंज होगा, अदरवाइज खर्चा सेम है, आउटस्टैंडिंग भी 1/8 का 1/8 है, तो द अमाउंट विल ऑल्सो रिमेन सेम। अदर एक्सपेंसेस, हाँ दूसरे एक्सपेंसेस क्वेश्चन ने दिए हैं, जनवरी से मार्च 3 महीने का 2400 रुपये था, तो एक महीने का कितना हुआ भाई, 800, और ये 1/4 आउटस्टैंडिंग रहेगा, मतलब 200। अच्छा, दिसंबर वाला भी था क्या कुछ आउटस्टैंडिंग, वो भी 200 ही था। तो देखिए जनवरी में 800 का जो खर्चा है उसमें से 200 पे नहीं किया, और दिसंबर वाला 200 पे किया, तो पेमेंट वापस से, हाँ इसमें वही स्टोरी रहेगी, पहले 3 महीने तक खर्चा सेम है, आउटस्टैंडिंग भी सेम है, तो इसलिए पेमेंट 800 का 800 ही रहेगा। अप्रैल से जून 4500 रुपये हो गया, तो एक महीने का कितना हुआ भाई, 1500। अच्छा, अप्रैल में 1500 का 1/4 पे नहीं होगा, और ये पिछले महीने का मार्च वाला 200 पे होगा, 1325। तो अप्रैल में पेमेंट जो होगा वो 1325। हाँ, यहाँ पे फिर वापस से, हाँ मई में देखिए हिसाब क्या रहेगा, 1500 का खर्चा है, 1/4 पे नहीं किया, और अप्रैल वाला 375 पे करोगे, तो घूम फिर के अमाउंट जो आएगा वापस से 1500 और 1500। देन रेंट का खर्चा 2000 पर एनम है, और क्वार्टरली पे करना होता है, तो क्वार्टरली का मतलब 500 रुपये मार्च में, 500 रुपये जून में। हाँ हो गया भाई यहाँ तक। नाउ रेंट के बाद पॉइंट नंबर डी स्टॉक, वो तो अपन कर चुके हैं। पॉइंट ई नई फिक्स्ड एसेट 30,000 की खरीदेंगे, मार्च में पेमेंट होगा, तो मार्च में फिक्स्ड एसेट 30,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ तो बैंक ओवरड्राफ्ट और शेयर्स वाला था। पॉइंट जी डेटर्स क्रेडिटर्स। पॉइंट एच जीपी रेट। पॉइंट आई बैलेंस शीट में अब कुछ है नहीं। डेप्रिसिएशन लगाना है, वो कैश फ्लो में तो मतलब इसमें कैश बजट में तो आएगा नहीं, तो सारे पेमेंट्स भी आ गए। हाँ जी, पहले टोटल लगा लीजिए, ये 10,000 10,000। हाँ इसकी टोटल अभी नहीं लगेगी। 15 25 25
हाँ जी 10,800, 11,800, 46, 300, 31, 200, 24, 500, 25,000। हाँ जी, तो क्लोजिंग बैलेंस, हाँ जनवरी में ओपनिंग था 2,000, रिसीट हुई 10,000, 12,000, उसमें से 10,800 चले गए, क्लोजिंग 1,200 रुपये, ये फरवरी का ओपनिंग हो गया। हाँ 1,200 प्लस 10,000, 11,200 हुआ, उसमें से 11,800 का पेमेंट हुआ, 600 ओवरड्राफ्ट, तो ये मार्च के ओपनिंग में ओवरड्राफ्ट आ गया। अब मार्च में ये कैलकुलेशन करनी है कि कितने शेयर इश्यू किए जाए। ऑब्जेक्टिव इज़ कि हमारा ओवरड्राफ्ट जो है वो इन 6 महीनों में कभी भी 5,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देखो भाई इसका कैलकुलेशन, एवरीवन स्टॉप राइटिंग। अभी मार्च में 600 का पहले से ओवरड्राफ्ट है, और एक बार मैं अगर शेयर्स को भूल जाऊं तो मार्च में रिसीट कितनी है 10,000, पेमेंट कितना है 46,300। अच्छा 600 का ओवरड्राफ्ट, तो 10,000 माइनस 600 अभी कितना है 9,400, और 46,300। तो देखिए 46,300 का तो पेमेंट करना है। पैसे आए कितने हैं मार्च में 10,000, तो मार्च में कितने पैसे कम पड़ रहे हैं आपके 36,300। अच्छा इसमें नया ओवरड्राफ्ट कितना मिल जाएगा अपने को 600 का तो पहले से है ओवरड्राफ्ट मैक्सिमम कितना है 5,000, तो 4,400 रुपये हमको ओवरड्राफ्ट से मिल जाएंगे। तो नया ओवरड्राफ्ट मतलब 600 पहले से अवेल कर चुका हूँ। देखिए मेरे को इतना पैसा चाहिए, अब ये पूरा का पूरा पैसा शेयर से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कि कुछ तो कहाँ से अरेंज हो जाएगा ओवरड्राफ्ट से, तो इतना तो मैं ओवरड्राफ्ट से ले लूँगा। तो शेयर से कितने इश्यू करवा के लेने पड़ेंगे भाई 31,900। हाँ अभी लिखना नहीं है समझिए। तो अगर मैं 31,900 के शेयर्स इशू कर दूँ प्लस 10,000 कितना हो गया भाई 41,900। हाँ आप चेक करो भाई, माइनस 600 प्लस 41,900 माइनस 46,300, ओवरड्राफ्ट हो गया भाई 5,000 का। 5,000 से ज़्यादा नहीं जाने दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको सिर्फ मार्च का ख्याल नहीं रखना है, आगे के भी महीनों का ध्यान रखना है। कहीं आगे तो मान लो अब यहाँ पे 5,000 पूरा ओवरड्राफ्ट ले लिया, अगर अप्रैल मई जून में कहीं पे भी 100 रुपये की भी और ज़रूरत पड़ गई तो ओवरड्राफ्ट तो नहीं मिलेगा नया। तो उसके लिए मुझे अभी से क्या करना पड़ेगा, शेयर्स इशू करके रखने पड़ेंगे। हाँ अप्रैल की क्या स्थिति है भाई 15,000 की रिसीट, 31,200 का पेमेंट, अप्रैल को भी और पैसे चाहिए। अच्छा ओवरड्राफ्ट पहले से 5,000 है, नया ओवरड्राफ्ट मिलेगा नहीं, तो ये अप्रैल में जो पैसे कम पड़ रहे हैं उसके लिए भी शेयर इशू करने हैं, और वो शेयर अप्रैल में इशू नहीं करने हैं। क्वेश्चन कह रहा है मार्च में इशू, अदरवाइज तो क्या होता है जिस जिस महीने कम पड़ रहा है आप शेयर इशू करते जाओ। तो आप कहेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, शॉर्टफॉल, हाँ मार्च की रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, सॉरी मार्च के पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट ये है माइनस रिसीट्स इतना है, तो ये शॉर्टफॉल है, और उसमें से लेस नया ओवरड्राफ्ट कितना मिल जाएगा अपने को इतना, तो इतने पैसे शेयर से मंगवाने पड़ेंगे। हाँ अप्रैल के पेमेंट्स कितने हैं 31,200, अप्रैल की रिसीट कितनी है 15,000, तो अप्रैल में कितना पैसा कम पड़ने वाला है। हाँ ये तो शेयर से ही मंगाना पड़ेगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट तो अपन पहले ही ले चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 16,200 और ऐड करने पड़ेंगे। आप कहेंगे ऐड करूँगा फिर ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा ना, यहाँ कम हो जाएगा कोई बात नहीं, पर यहाँ पे फिर उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब चेक कर लो, ये अगर मैं 16,200 और बढ़ा दूँ तो यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी भाई, वो जो ओवरड्राफ्ट था वो बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना 11,200। अब अगर मैं 11,200 से यहाँ शुरू करूँ प्लस 15,000 माइनस 31,200,
हो गया वापस 5,000 ओवरड्राफ्ट। क्यों अगर यहाँ पे कुछ भी कम करूँगा तो ये ओवरड्राफ्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप कहेंगे चलो अप्रैल तक की पोजीशन क्लियर हुई। हाँ, मई की क्या स्थिति है भाई? मई में 25,000 आएंगे, 24,500 का ही खर्चा है, तो 500 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं, तो शेयर कम कर दूँ 500 से। हाँ, तो देखिए यहाँ पैसे आएंगे, वो इधर तो काम आ नहीं सकते। पैसे तो चाहिए अप्रैल में, आप कहेंगे मई में आने वाले हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज़। क्योंकि यहाँ अगर मैंने 500 कम कर दिए तो ये ओवरड्राफ्ट 5500 हो जाएगा, यहाँ जाके ज़रूर 5 हो जाएगा, पर यहाँ 5500 कर नहीं सकता, तो ये सरप्लस मेरे कोई काम का नहीं है। हाँ, जून में क्या स्थिति है भाई? अच्छा, सेम ही है 25 और 25, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ अगर 26 होता तो 1000 के शेयर और इशू करने हैं। हाँ, नहीं, मार्च में इशू करने हैं कितने, 1000 के या 500 के? क्योंकि आप कहेंगे 1000 चाहिए, 500 ये मई वाला कह रहा है मेरे पास पड़े हैं, 500 यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे, शेयर से कितने लेने पड़ेंगे, 500। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे शॉर्टफॉल, मार्च की हमने कवर कर ली, अप्रैल की कवर कर ली। हाँ, मई में शॉर्टफॉल है ही नहीं, क्या है, सरप्लस है। और जून के अंदर नो शॉर्टफॉल, नो सरप्लस, तो मई और जून की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो शेयर्स टू बी इश्यूड कितना हो गया, 48,100। तो 48,100 के शेयर अपने को क्या करने पड़ेंगे, इश्यू करने पड़ेंगे। अब ये 48,100 के शेयर इश्यू करते ही, हाँ, ये बैलेंस हो जाएगा आपका 11,200। ये ओपनिंग बैलेंस आया, ये ओवरड्राफ्ट आ गया 5,000, यहाँ 5,000 का ओवरड्राफ्ट है, तो 4,500 का ओवरड्राफ्ट बचेगा। फिर 4,500 का ओवरड्राफ्ट, हाँ, ये 25 और 25 ही है, तो फाइनल ओवरड्राफ्ट 4,500 रहेगा। ठीक है, हाँ, ये कंप्लीट कर लो, वर्किंग नोट बना लो। पहले जो शेयर निकाले थे ना 31,900, हाँ, ये कितना हो गया, 58,100।
यस, हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट। अब पूछा है ट्रेडिंग, पिनल अकाउंट और बैलेंस शीट। हाँ, ये वर्किंग नोट भी बना लिया ना। हाँ भाई, ये हटा दूँ सब। हाँ, ट्रेडिंग पिनल जब बनाएंगे याद रखिएगा अपने एक्रूवल सिस्टम। इसमें क्या रिसीट हुआ, पेमेंट हुआ, उससे मतलब नहीं। ड्यू बेसिस पे इस 6 महीने का जो भी आपका इनकम और एक्सपेंस है, तो लिखे भाई बजटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 6 मंथ्स। हाँ, ये 6 महीने का कंबाइंड ही बनेगा, 6 कॉलम वाला मत बना देना। ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई? 8000। परचेजेस ओपनिंग 9000 है। हाँ जी, हाँ परचेज वो 6 महीने में जो अपन ने परचेजेस करी, वर्किंग नोट बनाया था, कैलकुलेटर पे टोटल लगाओ भाई। 1,08,000। वो जो परचेजेस वाला वर्किंग नोट था ना, जनवरी 109। हाँ, सेल्स भी ध्यान दीजिएगा, ये जो कैश बुक में पैसे आए हैं वो नहीं, जो अपन ने वो सेल्स परचेज वाले वर्किंग नोट में पहले सेल्स भी लिखी थी ना, वैसे क्वेश्चन में दी हुई है। 4 महीने तक तो 25-25 हज़ार थी और पहले 2 महीने 15 और 10, तो 1,25,000 हो गई। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जून वाला क्लोजिंग स्टॉक कितना? 18,000। हाँ, जीबी 25,000 आ रहा है भाई, वो 25 ही आना चाहिए। सेल का 20%, ठीक है। आप एक्सपेंसेस में ड्यू बेसिस पे सैलरीज, हाँ पहले 3 महीने तक तो 2,000 थी, फिर 3,000 हो गई, 15,000 रुपये। अदर एक्सपेंसेस 2,400 प्लस 4,500, 6,900 रुपये। डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने कहा है क्या रेट से लगाना है भाई? 10% ऑन कॉस्ट। हाँ, पुरानी वाली फिक्स्ड एसेट हमारे पास 25,000 की थी, इंटू 10% इंटू 6/12, प्लस एक अभी नई मशीन खरीदी ना अपन ने 30,000 रुपये की, मार्च में खरीदी है, 3 महीने का डेप्रिसिएशन। कितना? 2,000। कितना है भाई नेट प्रॉफिट है? अच्छा हाँ, एक रेंट का खर्चा भी है 6 महीने का, कितना भाई? 1,000 रुपये। So get the net profit। यदि बस 100 रुपये, ऐसी कंपनियाँ भी बजटिंग करती हैं। कहीं हमसे ही ले लेते 100 रुपये। Then balance sheet, budgeted बैलेंस शीट ऑन 30th जून। हाँ, अकाउंट्स का पेपर नहीं है, कॉस्टिंग का है। शेड्यूल 3 बाढ़ में गया, मतलब
आपके अगर कंपनी का क्वेश्चन है, हाँ P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, सब शेड्यूल 3 मना नहीं है, पर कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ने जो फॉर्मेट दिया है उसी में बना लेंगे, ठीक है। हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, लास्ट बैलेंस शीट में 30,000 की कैपिटल थी, अपन ने 48,100 और इशू कर दिया है, 78,100। P&L अकाउंट 11,550 पहले से था, 100 रुपये का प्रॉफिट और हो गया 11,650। क्रेडिटर्स, और लास्ट में जून में कितने की परचेज थी भाई अपनी? 20,000, तो 20,000 के क्रेडिटर्स होंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो 375। आउटस्टैंडिंग अदर एक्सपेंसेस वो भी 375। फिक्स्ड एसेट 19,000 पहले से थी, 30,000 की नई एसेट खरीदी, 2,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, 47,000। डेटर्स, हाँ वो मई और जून वाली सेल्स 25 और 25 कितना? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक 18,000। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इधर लाइबिलिटी साइड में लिख लो भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,500 रुपये। चेक करो भाई, और तो कोई नई एसेट लाइबिलिटी है नहीं। Yes, finished. Next question. Question number 10. A factory which expects to operate 7,000 hours, that is at 70% level of activity, furnishes details of expenses as under। ना एक फैक्ट्री जिसने ये एक्सपेक्ट किया कि हम 7,000 घंटे काम करेंगे, और वो किसके बराबर है? 70% के बराबर, यानी कि 100% पे कितने आवर्स हो जाते हैं? 10,000 आवर्स। और ये 70% पे उन्होंने ये प्रोजेक्शन किया है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस 1260 होंगे, सेमी वेरिएबल 1200 होंगे, फिक्स्ड 1800 होंगे। द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाई 10% बिटवीन 85 and 95% activity, and by 20% above 95% activity। ना 70% पे ऑपरेट करते हो जब, तो ये सेमी वेरिएबल 1,200 रुपये है। अगर आप ये 85 से 95 के बीच में काम करने लग जाओगे तो 10% बढ़ जाएगा, और 95 से भी ऊपर पहुंच गए तो 20% बढ़ जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ फ्लेक्सिबल बजट for 80, 90 and 100% activities। तो क्वेश्चन से अगर हम 80%, 90%, 100% पे ऑपरेट करें तो इन सब के लिए हमको एक एक बजट बना के दो, और उसका नाम क्या दिया है भाई? फ्लेक्सिबल बजट। हाँ, फ्लेक्सिबल मतलब वो फ्लेक्सिबल रहता है। अब बजट्स ब्रॉडली दो तरह से बनाए जा सकते हैं, वन इज़ फिक्स्ड बजट, अनदर इज़ फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट का मतलब
हमने इस बार का प्लानिंग कर लिया कि हम तो 7,000 घंटे 7,000 यूनिट जो भी वो काम करेंगे, उसके लिए एक बजट बनाया और सबको डिपार्टमेंट्स को बांट दिया। एंड नाउ एवरी डिपार्टमेंट इज़ टू अचीव दैट बजट। ठीक है, अच्छा कई लोग तो क्या देखेंगे कि अच्छा बजट आया है 7,000 यूनिट्स बनाने का और मटेरियल कॉस्ट 5 लाख रुपए। अब वो चाहे यूनिट ज़्यादा बनाए कम बनाए, क्योंकि पढ़े लिखे सब इतने ही होते हैं ना, कई बार साइंस वाले भी तो होते हैं, तो अब वो कहेंगे बस 5 लाख का मटेरियल काम में लेना है। वो भले यूनिट 7,000 बनाए, चाहे 5,000 बनाए, चाहे 8,000 बनाए। तो अंडरस्टैंड, अगर हमको ये लगता है कि हमारा जो इस साल का लेवल ऑफ ऑपरेशन है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कई बार प्रिडिक्शन ज़्यादा अच्छे से नहीं की जा सकती, अनसर्टेनिटीज ज़्यादा हैं। तो ऐसे केसेस में इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिक्स बजट, द ऑर्गेनाइजेशन शुड गो फॉर फ्लेक्सिबल बजटिंग। फ्लेक्सिबल बजटिंग में हम क्या करते हैं सबसे पहले तो वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल खर्चे जो हैं वो तो बजट चेंज होने के साथ साथ क्या होते जाएंगे, चेंज। फिक्स वाले खर्चे जो है वो क्या रहेंगे, सेम। तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो बजट कम्युनिकेट करेंगे वो इसी तरह से करेंगे कि वेरिएबल वालों को अलग, फिक्स वालों को अलग, ताकि उनके भी दिमाग में रहे कि खर्चा किस हिसाब से करना है। और जितने भी प्रोबेबल लेवल्स ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं, हो सकता है हम 50% पे काम करेंगे, 70 पे, 80 पे, 90% पे, हम अलग अलग बजट्स बना करके सारे ही पहले ही पकड़ा देते हैं, ताकि अब वो एम्प्लॉय एक्चुअल में जिस लेवल पे काम कर रहा है वो सिर्फ उसी बजट पे ध्यान दे कि हाँ मेरे को ये वाले बजट के हिसाब से क्या करना है, खर्चा करना है। तो हम एक से ज़्यादा लेवल ऑफ ऑपरेशंस के लिए क्या करते हैं, बजट्स बना देते हैं, और जो लेवल एक्चुअल में अचीव किया जाता है उसी बजट को एक्चुअल से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट डेविएशंस, वेरिएंसेस एंड ऑल दैट। तो फ्लेक्सिबल बजटिंग इज़ वेरी यूज़फुल, स्पेशली जहाँ पर आपका जो प्लांट प्रोडक्शन है एग्जैक्टली वही होगा, वैसा ही कुछ होगा, वो सब नहीं होने वाला है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, चेंज इन ऑपरेशंस होता रहता है। तो इंस्टेड ऑफ फिक्स बजट, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फ्लेक्सिबल बजटिंग, ताकि एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान रहेगा कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से कौन सा वाला बजट ध्यान में रखना है। और वेरिएंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन भी फ्लेक्सिबल बजटिंग में ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। हाँ, बनाना बहुत आसान है। क्वेश्चन है 70% पे दिया हुआ है, अब पूछा क्या 80, 90, 100 पे बना लो। तो वेरिएबल वाले तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएंगे, फिक्स वाले उतने के उतने रहेंगे, सेमी वेरिएबल के लिए जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा बढ़ा करके कर देंगे। शुरू करिए। फ्लेक्सिबल बजट्स। हाँ, क्वेश्चन में कौन सा परसेंट दिया हुआ है, 70। पूछा कौन कौन सा है, 80, 90, 100% कैपेसिटी। हाँ, बजटेड आवर्स यहाँ पे कितना है, तो 70% पे 7,000 है, तो ये ठीक है। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस, हाँ 70% पे कितना है भाई, 1260। तो बताओ 80 पे कितना होगा, 1260 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 80, 1440। हाँ 90% पे कितना हो जाएगा, 16, और 100% पे 1800। तो भाई 1260 है 70% पे, तो डिवाइड बाई 70% कर दो, 100% का आ गया, फिर इंटू 80%, 90% सारे लेवल्स पे आ गया। सेमी वेरिएबल,
हाँ, 1200 रुपये है। और क्वेश्चन ने कहा है अगर हम 85 से 95 के बीच में जाएंगे तो 10% बढ़ेगा, तो 80% पे 1200 ही रहेगा। अच्छा, 90 का मतलब 1200 प्लस 10%, 20 हो जाएगा। और 95 से ऊपर जाने पे 20% बढ़ेगा, तो 1200 प्लस 20%, 1440। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट, हाँ उसके बारे में कुछ नहीं कह रखा हो तो हर लेवल पर सेम ही रहेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहना भी चाहिए। कभी कभी ये हो सकता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर लेवल के बाद फिक्स कॉस्ट भी क्या होती है, चेंज होती है। कैसा था है नहीं, फिक्स कॉस्ट कुछ भी कर लो इट विल रिमेन सेम। आपने कहा 10,000 यूनिट की जगह 1,00,000 यूनिट बनाने हैं, अब वो एक ही फैक्ट्री में बन जाए जरूरी थोड़ी, आपने कहा एक फैक्ट्री और किराए पे लेनी पड़ेगी, तो फिक्स कॉस्ट भी एक सर्टेन लेवल के बाद बढ़ सकती है। पर कुछ नहीं कह रखा है तो अपन तो वही रखेंगे। हाँ, टोटल कर लो भाई, 4 नहीं 7,000 तो आर्स है। हाँ जी, 44440 4740 5040। हाँ जी, कंप्लीट हो गया भाई हैं। नेक्स्ट 11th, a department of company X attains a sales of rupees 6 lakh at 80% of its normal capacity। तो 80% पे सेल्स कितनी होती है भाई, 6 लाख रुपए की। एंड इट्स एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो, अब ये खर्चे दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस सैलरी 90,000, जनरल एक्सपेंस सेल्स का 2% है। अच्छा, सेल्स का 2% होने का मतलब सेल चेंज होने पे ये खर्चा भी चेंज होगा, मतलब वेरिएबल वाला हो गया। देन जनरल एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, हाँ ये अगेन अमाउंट में दिया है, जो अमाउंट में दिया है वो तो क्या हो गया फिक्स, जो परसेंटेज में दिया है वो हो गया वेरिएबल। सेलिंग कॉस्ट, सैलरी, ट्रैवलिंग, सेल्स ऑफिस, जनरल एक्सपेंस, ये सब सेल्स का परसेंटेज है। डिस्ट्रीब्यूशन में वेजेस, हाँ ये फिक्स हो गई। रेंट, अदर एक्सपेंस, ये भी सेल्स का परसेंटेज है तो वेरिएबल हो गया। ड्रॉप, फ्लेक्सिबल, एडमिन, एस&डी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बजट, ऑपरेटिंग एट 90, 100%, 110% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। हाँ, इसमें खर्चे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन 3 ही हैं। और अगेन अभी आपको जो फिगर्स दिए हैं किस लेवल पे दिए हैं, 80% पे। अब आपसे पूछा है 80, 90, 100, 110, तो जो जो सेल्स के परसेंटेज वाले हैं वो सब तो क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, और बाकी खर्चे जो हैं वो सेम ही रहेंगे। कर लेंगे। हाँ, बनवाऊँ, शुरू करो। हाँ, कौन कौन से बजट्स पूछे हैं भाई, दिया हुआ कौन सा है 80, पूछा क्या क्या है 90, 100, 110%। सेल्स 80% पे कितनी है 6 lakhs। हाँ, 100% पे कितनी होगी 750, तो 90% पे 675, 110 पे 825। Now administration overheads, office salaries, $90,000। हाँ, जनरल एक्सपेंस
2% ऑफ सेल्स, हाँ 6 लाख का 2%, 12,000, 13,500, 15,000, 16,500। अच्छा, इसमें भी ज़्यादा मेहनत मत करो, 80% पे 12,000 है ना, तो डिवाइड बाई 80% इंटू 90, 100, 110। डेप्रिसिएशन 7,500, rates and taxes 8,750, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में वो चारों चीज़ें लिख लेंगे, 8, 2, 1 और 1%। हाँ, ये नहीं सब जोड़ लगा के लिख दें क्या, अलग अलग लिखनी पड़ेगी। बजट बना रहे हो तो उसको भी हर खर्चे का डिटेल मिलना चाहिए ना। अब तो कर लोगे ना, है जी। हाँ, होमवर्क डिस्कस करना है भाई। अब सब प्लानिंग गड़बड़ हो गई। एक तो क्लास असाइनमेंट वाला कौन सा था भाई, वो 5th क्वेश्चन, 3 प्रोडक्ट थे ना, क्या क्या थे? ACB सबसे पहला, MCB और DP। सेल्स क्वांटिटी तो अपन ने निकाली थी, कितने कितने थी? 6,300, 4,200। ऐड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। हाँ जी, प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी कितनी आई? 6,220, 8,280, 3,920। हाँ जी। देन रॉ मटेरियल में आपके 4 रॉ मटेरियल थे, एक तो बेस बोर्ड, फिर IC8, IC12, IC26। अब ये 3 प्रोडक्ट हैं आपके, ACB, MCB और DP। हाँ, इतने इतने यूनिट्स बनाने के लिए कितना कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा? तो ACB का 1 यूनिट बनाने में, हाँ ये 1 चाहिए, ये 8 चाहिए, ये 4 चाहिए और ये 2 चाहिए, और अपने 6,220 यूनिट है तो कितना चाहिएगा भाई? 6,220। हाँ, यहाँ पर 49,760, 24,880, 12,440। उसी तरह से MCB के कैलकुलेशन हो जाएगा, DP का कैलकुलेशन हो जाएगा। ये आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ बोलो भाई, कंज्यूम्ड कितना कितना आया? 18,420, 74,160, 123,360, 93,480। ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये परचेज क्वांटिटी आ जाएगी रॉ मटेरियल की, कितने कितने? 18,260, 1,74,040, 760, 080। ओके। हाँ, क्वेश्चन और क्या पूछा था भाई? सेल्स बजट, क्वांटिटी एंड वैल्यू, प्रोडक्शन बजट, यूसेज बजट, परचेज बजट, क्वांटिटी एंड वैल्यू भी पूछी है, तो प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू भी आ जाएगी। उसके बाद मैन पावर बजट शोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल। 2 ग्रेड हैं, ग्रेड A, ग्रेड B। अगेन ACB, MCB, DP। हाँ, जितने जितने यूनिट्स बनाना है इंटू आवर्स, सो टोटल आवर्स कितने चाहिएंगे भाई? है जी,
1,15,120 कितना आया? किसी ने नहीं किया क्या? नो वन हैज डन। चलो हाथों हाथ कैलकुलेट करो भाई। ACB के कितने यूनिट्स बनाने हैं? 6,220। हाँ, एक यूनिट को बनाने में कितने कितने आवर्स लगते हैं? 8 आवर्स एंड 16 आवर्स। हाँ जी, तो 6220 इंटू 8 760। हाँ, इसका डबल कर दो 99 520। MCB के कितने यूनिट्स बना रहे हैं अपन? 8280। हाँ, एक यूनिट को बनाने में 6 आवर्स एंड 12 आवर्स। 680 इंटू 2 कर दो 360। DP के कितने यूनिट्स बनाने वाले हैं? 3920। 4 एंड 8 15 680 31,360। टोटल लगा लो भाई। 1,15,120 230 240। हाँ, रेट पर आवर कितनी है? 5 एंड 4, तो ये वेजेस हो जाएगी। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने रखना है वो भी पूछा है। तो आवर्स पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय कितने घंटे काम करेगा भाई? हाँ जी, 200 घंटे। और हमको इतने घंटे काम करवाना है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने रखने पड़ेंगे? हाँ, इसमें आप कहेंगे 1,15,120 डिवाइडेड बाई 200 576। और इसमें 1152 है जी। 1152 करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और कौन सा था भाई होमवर्क में? किए हैं कि नहीं किए हैं? कल बस, चलो कल भी कल आ जाएगा। होमवर्क में कौन कौन से थे? 3 4 5